हेलो बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कुछ जनरल टर्म्स की बात करी, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करी। हमने बात करी कि एड्जॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री में। तो आज हम यहीं से वापस शुरू कर रहे हैं। एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस प्रोसेस, ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस विच इज अकरिंग ऑन द सरफेस। अब सबसे पहली बात आती है कि वाई एड्जॉर्प्शन अकर, रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन अकरिंग, कि वाई द एड्जॉर्प्शन इज अकरिंग ऑन एनी सरफेस, इसका क्या रीजन होता है। ठीक है बच्चे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सरफेस कंसीडर करते हैं, जैसे हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक लिक्विड है, यू कैन कंसीडर सॉलिड एज वेल, वी हैव अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, कोई भी, क्योंकि हमने कहा गैसेज में तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि गैसेज में इंटरफेस ही नहीं होती है, गैसेज डू नॉट हैव इंटरफेस। तो थोड़ी सी यूनिफॉर्म बनाना। तो बच्चे अगर हम यहाँ पर देखिए ये वाले तो सरफेस मॉलिक्यूल है, यानी कि ये क्या है, हमारी इंटरफेस है, ये क्या है, बल्क है। अगर मैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है, चलिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बेटा, इसको इधर से ये मॉलिक्यूल, इधर से ये मॉलिक्यूल, इधर से ये मॉलिक्यूल, इधर से ये मॉलिक्यूल, आप इनको थोड़ा सा यूनिफॉर्म बनाना लाइक दिस, यहाँ से ये मॉलिक्यूल, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है बच्चे, इस पर लगने वाले फोर्सेस हर तरफ से इक्वल हैं। मीन्स इधर लग रहा है तो इधर लग रहा है, कैंसिल आउट, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, कैंसिल आउट, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कैंसिल आउट, इधर लग रहा है, इधर कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बात करेंगे जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मुझे अगर मैं इसमें से इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस मॉलिक्यूल की बात करूं, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए इधर से फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, इधर से फोर्सेज लग रहे हैं, इधर से फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर से इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। ऐसा जो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बल्क में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली में इनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस चारों डायरेक्शन से इक्वल होते हैं, इसीलिए कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को रेजिडुअल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल फोर्सेस, अनइक्वल फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनइक्वल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर तो क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस, हर तरफ से बैलेंस्ड में लग रहे हैं, जिसके कारण ये जो सरफेस है मॉलिक्यूल की, वो अपने आप को नीचे की तरफ खींचा हुआ महसूस करती है, इनवर्ड पुल महसूस करती है, और इसी इनवर्ड पुल को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। मीन्स द इनवर्ड पुल experienced by the molecules present on the surface is called surface tension। मतलब वही भी मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होगा वो अंदर की तरफ खींचा हुआ महसूस करेगा। उसका रीज़न है कि नीचे की तरफ से तो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर से फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसके कारण हुआ? रेजिडुअल फोर्सेज, अनबैलेंस फोर्सेज, अनइक्वल फोर्सेज, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके कारण क्या राइज हुई? सरफेस टेंशन। अब इस सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए ये सरफेस क्या करती है, यहाँ पर कुछ गैसेज होंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, इन गैसेज को ये मॉलिक्यूल अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ताकि इनके ऊपर से भी इक्वल फोर्सेस लगना शुरू हो जाएं। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू द रेजिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, और उस अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ही कोई भी लिक्विड क्या करता है बच्चे, अपनी सरफेस पर किसी गैस को या किसी वाटर मॉलिक्यूल को, जो भी ऊपर प्रेजेंट होंगे, उनको अपनी सरफेस पर रिटेन करता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई द एब्जॉर्प्शन अकर। अगर मैं मेटल्स की बात करूं, वी टॉक अबाउट मेटल्स। मेटल के केस में देख लीजिए, मान लिया हम निकल कोई मेटल की सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये मेटल है, निकल मेटल, इसकी सरफेस पर भी बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं। ये जो साइट्स हैं इनको हमने क्या बोला? एक्टिव साइट।
और ये जो एक्टिव साइट्स हैं बच्चे, यहाँ पर एक्चुअली में गैसेज आकर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन ने एड्जॉर्ब होना है तो हाइड्रोजन क्या करती है, ऐसे इन एक्टिव साइट पर एड्जॉर्ब हो जाती है। तो मेटल जो सरफेसेस होती हैं, वाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट, बिकॉज दे हैव एक्टिव सरफेसेज एंड ऑन द एक्टिव सरफेसेज एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज टेक प्लेस, या किसी भी मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन वहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए गैसेज के अंदर एड्जॉर्प्शन होता है, सॉरी एक्टिव मेटल की सरफेस पर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है मेटल की सरफेसेज पर। अब देखिए जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी, अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिव साइट है, मैंने इतना मॉलिक्यूल लिया है। अब इमेजिन करिए मैंने इस मॉलिक्यूल को बीच में से ऐसे काट दिया, मैंने इस मॉलिक्यूल को क्या किया, बीच में से कट कर दिया। अगर मैंने मॉलिक्यूल को बीच में से कट किया, मतलब इसको फाइनली डिवाइड कर दिया, तो अब देखिए एक नई सरफेस यहाँ पर, एक नई सरफेस यहाँ पर। पहले कितनी थी, 1 2 3 4 और 4 8 थी, अब कितनी हो गई, 4 और नई साइड जनरेट हो गई, यानी कि 8 और 4 12 सरफेसेस हो गई। मींस मेटल की सरफेस, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस जिस पर एड्जॉर्प्शन होना है, वो जितनी ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड होगी, जितनी ज़्यादा छोटी होगी, एड्जॉर्प्शन उस पर उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात और बता सकते हैं कि ये जो पार्टिकल हैं, इनका साइज़ जितना छोटा होगा, इनका साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा, सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनका साइज़ बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल सरफेस पर आ पा रहे हैं। लेकिन अगर इन पार्टिकल का साइज़ क्या हुआ, बहुत छोटा हुआ, तो ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पर आ पाएंगे और रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स जो एड्जॉर्प्शन की रेट है वो टेम्परेचर प्रेशर पर तो डिपेंड करती ही है, साथ में पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करती है, एक्टिव साइट पर भी डिपेंड करती है, कितनी जगह है, कितना ज़्यादा सरफेस एरिया, उन सब पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। होप ये बात आपको समझ में आएगी कि एड्जॉर्प्शन क्यों होता है मेटल सरफेसेस पर या किसी भी लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर, रेजिडुअल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, और मेटल्स के केस में एक्टिव साइट होती हैं जिन पर एड्जॉर्प्शन हो जाता है। मेटल जितना फाइनली डिवाइडेड होगा, अगर मैं इसको यहाँ से भी काट दूँ तो 4 और नई साइड जनरेट हो जाएंगी, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता चला जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब हम बात करें किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड द एड्जॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड एड्जॉर्प्शन। अब तक मैंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या कि जो एड्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे क्यों एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। पहली बात तो हमें मालूम है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है ना, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, सरफेस के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है। जहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा वहाँ से हीट रिलीज होगी ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रेजिडुअल एनर्जी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। किसके कारण, सरफेस के कारण। अब हमने जो यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा ना वहाँ पे कि एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, हमने कहा रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं, और उन रेजिडुअल फोर्सेस के कारण जब एड्जॉर्प्शन होता है तो क्या होगी, वहाँ से हीट रिलीज होगी, और हीट जब रिलीज होगी किसी भी सिस्टम में से, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप ये देख लीजिए दुनिया में सारी ही चीज़ें तो स्टेबिलिटी के लिए वर्क करती हैं। तो जो एड्जॉर्प्शन है वो किसके लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पर एड्जॉर्ब होता है वहाँ से हीट रिलीज होती है। मीन्स ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती है क्योंकि सिस्टम में से एनर्जी निकलकर बाहर जा रही है, और अगर सिस्टम में से एनर्जी निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज वाई एड्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसीलिए एड्जॉर्प्शन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट निकलती है, सिस्टम की एनर्जी घटती है और एड्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम बात करें, देखिए बच्चे, हमने कहा कि एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच तो क्या होता है, ऑलवेज तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगी जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, लेकिन मोस्टली डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब हमने पढ़ा है
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मीन्स किसी भी रिएक्शन को डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, किसके लिए? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना जरूरी है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं होगी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा जी ये तो हमारे पास क्या है? नेगेटिव। अब ये देखिए, अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी या घट रही होगी। अगर आप एड्जॉर्प्शन की बात करिए, एड्जॉर्प्शन में गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आप ये बताइए मुझे उनकी एंट्रोपी, उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है कि घट रही है? सीधी सी बात है, रैंडमनेस क्या हो रही है? घट रही है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल हवा में ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, जो फ्री थे, वो सरफेस पर आकर सेटल डाउन हो गए हैं, है ना। उनकी रैंडमनेस क्या हो गई है बच्चे? डिक्रीज हो गई है। मोबाइलिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, क्या एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है सिस्टम की। अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्या है? नेगेटिव, है ना। मीन्स चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा इस सिस्टम के लिए? दैट इज नेगेटिव। तो एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। मीन्स अगर मुझे ये नेगेटिव चाहिए तो देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस टी, और नेगेटिव कौन? डेल्टा एस नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव ये टर्म क्या हो गई? पॉजिटिव, है ना। और अगर मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो क्या होना चाहिए? डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ये कंडीशन है। मीन्स किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा एड्जॉर्प्शन के लिए कि उसका डेल्टा जी क्या हो? काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्प्शन जो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो हो रहा है, उसके पीछे क्या थर्मोडायनेमिक्स है कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। मतलब इसका डेल्टा एच क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, रैंडमनेस तो सिस्टम की क्या हो रही है? घट रही है। मॉलिक्यूल्स की मोबाइलिटी घट रही है, तो इसका मतलब एंट्रोपी जो चेंज है वो कैसा है? नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। अगर एंट्रोपी नेगेटिव है और डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए तो सीधी सी बात है डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तब जाकर ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस हो गई। तब जाकर ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन, देखिए ये एक सरफेस थी, चलिए ये एक मेटल सरफेस थी जिस पर एड्जॉर्प्शन होना था। समझ में आ रही है? ये एक मेटल सरफेस थी जिस पर एड्जॉर्प्शन होना था। इस पर ये इतनी सारी एक्टिव साइट थी जहाँ पर एड्जॉर्प्शन पॉसिबल था। अब क्या हुआ? यहाँ एड्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ टाइम के साथ कुछ साइट बची हुई है। मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया खत्म होता जा रहा है। जितने मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो सकते थे हो रहे हैं, अब तो बहुत कम बचे हैं। मीन्स टाइम के साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रही है? डिक्रीज। मीन्स डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। मीन्स नेगेटिव तो था पहले, तो ज़्यादा नेगेटिव था क्योंकि ज़्यादा हीट निकल रही थी। अब कम हीट निकलेगी तो ये कम और कम नेगेटिव होता जाएगा। और एट द सेम टाइम जो टी डेल्टा एस है वो क्या, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू क्या करती जाएगी? वो और ज़्यादा घटती जाएगी, घटती जाएगी। मतलब डेल्टा एस क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। और जब डिक्रीज करता जाएगा तो ये नेगेटिव होता जाएगा। मीन्स ये वाली टर्म क्या करती जाएगी? इंक्रीज। एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एच बिकम टी डेल्टा एस। A time reaches when delta H is equal to T delta S, and this time, at this time, this is called adsorption equilibrium. इस टर्म को क्या बोलेंगे? adsorption equilibrium. बात आ रही है समझ में? What is adsorption equilibrium? होप अच्छे से समझ में आई होगी। कंसेप्ट बहुत क्लियर किया है मैंने कि डेल्टा एच जैसे जैसे सरफेस जितनी थी एड्जॉर्प्शन हो चुका, पहले ज़्यादा हीट निकल रही थी अब कम निकल रही है। मीन्स डेल्टा एच कम और कम नेगेटिव, मतलब ये घटता चला जा रहा है और टी डेल्टा एस बढ़ता चला जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव कम कम होता जा रहा है, ये ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर आ जाएगी। और जब ये वैल्यू बराबर आ जाएगी उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा।
और जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब हम एक टर्म और पढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन क्या, वेट अ मिनट, एक टर्म और पढ़ेंगे हम, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, व्हाट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बच्चे, व्हाट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन? कहता है थर्मोडायनेमिक, ये जो हमने पढ़ा अभी इक्विलिब्रियम आएगा, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पर जब 1 मोल कोई भी एडजॉर्बेट किसी भी एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब करता है, उसमें से जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। समझ आ रही है बात? व्हाट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of any adsorbate get adsorbed on the surface of a particular adsorbent at adsorption equilibrium. At adsorption equilibrium is called heat of adsorption. तो what is heat of adsorption? वो heat जो रिलीज होती है, कब रिलीज होती है, जब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब होता है। कब? एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पर। तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए अलग होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए अलग होती है, उसकी बात करेंगे कि व्हाट इज दिस। ठीक है, अभी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करिए, जो हीट रिलीज हो जब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्बेंट किसी भी सरफेस पर, एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए। तो आप एक एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शन इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए अभी अभी हमने कहा कि डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है ना, कुछ रिएक्शंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द surface of glass is endothermic process. मीन्स इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स हाइड्रोजन गैस जब किस पर, ग्लास की सरफेस पर एडजॉर्ब होती है तो ये प्रोसेस क्या है, इसके लिए डेल्टा एच क्या हुआ, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो बच्चे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो नहीं होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चे यहाँ पर देखिए, ये था H2 गैस, ये बन गया हाइड्रोजन एटम्स। अब हमें ये मालूम है कि हाइड्रोजन एटम बनने से, मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट होने से रैंडमनेस बढ़ गई, और रैंडमनेस बढ़ने के कारण जो डेल्टा एस है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन एटम की क्या हो गई, रैंडमनेस इंक्रीज, और रैंडमनेस इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमने टर्म पढ़ी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हुआ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होने के कारण ये वाली टर्म क्या हो गई, नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, मीन्स ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन किसके कारण स्पॉन्टेनियस नहीं है, डेल्टा एच के कारण स्पॉन्टेनियस नहीं है। किसके कारण है, दिस इज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम की एंट्रोपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई। तो इस एक्सेप्शन को याद रखना। अगर कभी कह दें क्या हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, तो हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होता है बच्चे, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक और एग्जांपल लिख रही हूँ मैं एक्सेप्शन के ही केस में। एड्सॉर्प्शन ऑफ
सॉल्यूट्स या सॉलिड बोल सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड is also a process in which delta H is positive. इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा एच पॉजिटिव था। क्या? एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्यूट या सॉलिड ऑन द सरफेस ऑफ एनी एड्जॉर्बेंट या एनी सॉलिड इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। मीन्स इस केस में भी डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव। बट ड्यू टू इवोल्यूशन या ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो हाइड्रेटेड थे ना, जो किसी भी सॉलिड के साथ लगे हुए थे, मान लिया CuSO4 5H2O है, तो जो 5H2O वो रिलीज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है? रेंडमनेस ड्यू टू रिलीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल, रेंडमनेस इंक्रीज एंड फिर से यही वाली कंडीशन आ गई, and the process becomes spontaneous due to increase in the entropy and the process becomes spontaneous due to increase in entropy। तो ये दो एग्जाम्पल हमने याद रखने हैं। क्या कि वैसे तो एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन किसी किसी केस में, जैसे कि मैंने दो एक्सेप्शन डिस्कस करे, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक होता है, लेकिन ये प्रोसेस रेंडमनेस बढ़ने के कारण ही स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि एड्जॉर्प्शन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है। एड्जॉर्प्शन कितने टाइप का हो सकता है? अब तक हमने क्या बात करी? एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी के बेसिस पर कि वो किस तरीके से एड्जॉर्ब होते हैं, क्या उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, क्या उनके बीच में वेंडर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, उनके बेसिस पर ही एड्जॉर्प्शन को दो तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया।